हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 की बात करेंगे क्लास 11th में, जिसका नाम है आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी यही बतलाया था कि हम पहले चैप्टर 7 कवर कर रहे हैं, उसके बाद चैप्टर 6 कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 6 को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस चैप्टर का नाम ही है अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें काफी चीजों को पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे अकाउंट क्या होता है और ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कहां कहां पे चीजें लगाई जाती हैं। तो पहले हम रीड करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट। देखिए आपकी स्क्रीन पे थ्योरी नजर आ रही होगी। मीनिंग ऑफ अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड। फर्स्ट ऑफ, it records not only the amount of transaction but also their effect and direction. First off, an account is divided into two parts, that is debit and credit. It is usually in a T form. यानी इसका मतलब कहने का ये है कि अकाउंट क्या होता है? अकाउंट सिंपली जहां पे एक पर्टिकुलर हेड के अंदर हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, यहां पे आपने पर्टिकुलर हेड डाल दिया है कैश अकाउंट। उसके बाद आपने कुछ चीजें लिखी है, वो हम अभी बात करते हैं। पहले थ्योरी को पूरा समझ लेते हैं। तो उसके आगे लिखा हुआ था, इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड द डायरेक्शन। एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, एंड इट इज इन अ टी शेप फॉर्म। तो अब समझिएगा इस चीज को। आपने पर्टिकुलर हेड ले लिया, उसके बाद एक टी शेप बनाया, यानी ये टी शेप बन जाता है। ये मिडिल लाइन है, जिसका एक पार्ट आपका ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, जिसको हम डेबिट कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्रेडिट कह रहे हैं। यही चीज उसमें लिखी हुई थी। और पर्टिकुलर हेड कौन सा हो गया, कैश अकाउंट। तो ये टी शेप हुआ करता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, और एक पर्टिकुलर हेड में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। और साथ में ये भी लिखा था, ये ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करता, उनके इफेक्ट भी रिकॉर्ड करता है कि किस किस चीज को डेबिट और किस किस चीज को क्रेडिट होना पड़ेगा। क्लियर? अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं। जब भी स्टूडेंट्स हम आगे अकाउंट्स बनाएंगे, वो टी शेप फॉर्म में ही बनेंगे, जिसके अंदर कुछ कॉलम्स बने होते हैं। देखते हैं। सबसे पहला कॉलम आप देंगे डेट का, यानी किस डेट को आपकी ट्रांजेक्शन होने जा रही है। फिर दूसरा कॉलम देते हैं हम पर्टिकुलर्स का। इस पर्टिकुलर में क्या होता है कि किस हेड की ट्रांजेक्शन आपकी इसमें लाई कर रही है, आ रही है, तो वो पर्टिकुलर्स में नाम लिख दिया करते हैं, पर्टिकुलर जो भी अकाउंट होगा। जनरल फोलियो क्या होता है? जनरल फोलियो ये होता है कि जब हम ओरिजिनल एंट्री को पोस्ट करते हैं अपने अकाउंट्स में, यानी ओरिजिनल एंट्री को यहां तक लेके आते हैं, ट्रांसफर करके लाते हैं, तो जिस नंबर से लाते हैं वो नंबर यहां पे लिखे जाते हैं, चाहे वो डेबिट साइड हो चाहे वो क्रेडिट साइड हो। एंड लास्ट होता है अमाउंट, यानी आपकी ट्रांजेक्शन कितने की है, वहां अमाउंट हमें डाल देना होता है। तो ये पूरा टी शेप अकाउंट, यानी मैंने एक कैश अकाउंट का पर्टिकुलर ले लिया है पूरा, यानी पूरा का पूरा ये अकाउंट कहलाता है कैश अकाउंट अंडर ए पर्टिकुलर हेड। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि क्या ये पॉइंट्स इसमें नोटेड हैं। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द लेआउट ऑफ अकाउंट शुड बी नोटेड। सबसे पहला पॉइंट है, नेम ऑफ द अकाउंट इज रिटन एट द टॉप, यानी आपने कैश अकाउंट का नाम टॉप पे लिख दिया था। नंबर सेकंड, अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स सेपरेटेड बाय अ थिक वर्टिकल लाइन। मैंने एक टी शेप बनाया और दो हाफ में डिवाइड कर दिया, एक डेबिट में और दूसरा क्रेडिट में। आप समझ पा रहे होंगे वहां पे भी कि लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी क्या कहला रही थी, डेबिट साइड। तो अगला पॉइंट ये है, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड द डेबिट साइड, जबकि राइट हैंड साइड क्या कहला रही थी, आपकी क्रेडिट साइड, यानी सीआर से डिनोट हो रही थी। उसके बाद लिखा हुआ डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन द कॉलम फॉर डेट। आपने दोनों साइड डेट के कॉलम देखे थे, उसके बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम देखे थे, एंड जनरल फोलियो के भी कॉलम्स देखे थे। और उसके बाद में सबसे लास्ट लिखा हुआ है, इन द लास्ट कॉलम द अमाउंट ट्रांजेक्टेड इज रिटन, यानी आप क्या कर रहे थे, जो भी ट्रांजेक्शन का अमाउंट था वो पर्टिकुलर, मतलब जो भी सेपरेट कॉलम था उसमें रिकॉर्ड कर रहे थे, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। तो स्टूडेंट्स, हमने सभी चीजों को एक बार डिस्कस कर लिया, कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए वो हमने नोट भी कर लिए और समझ भी लिए। वहां पे लिखा था डेट का कॉलम होनी चाहिए, पर्टिकुलर का कॉलम, जीएफ का कॉलम, अमाउंट का जहां पे अमाउंट नोट किए जाते हैं। एक टी शेप अकाउंट होता है जिसका एक हाफ, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है और राइट हैंड साइड क्या होता है,
क्रेडिट हुआ करता है। तो ये सारी चीज अकाउंट से रिलेटेड होती है। मैं आपको इसका कोई क्वेश्चन समझाने नहीं जा रहा हूं इस क्लास में, हम वो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इस क्लास में अभी काफी कुछ है जो हम सीखना चाहते हैं, यानी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे अकाउंट को खत्म करते हैं, यानी अकाउंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी, कैसे अकाउंट बना करता है और कौन कौन से पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए जब हम अकाउंट्स को बना रहे होंगे। अब हम अपनी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं एक नई टॉपिक के साथ में, जिसमें नया टॉपिक है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट रेफर्स टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। फुल स्टॉप। इन द एब्रीविएशन फॉर्म DR स्टैंड्स फॉर डेबिट एंड CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। ये आप ही सब जानते हो क्योंकि मैंने इतने चैप्टर्स आपको करा दिए हैं, तो उससे समझ में आता है कि DR डेबिट होता है और CR क्रेडिट हुआ करता है। An item recorded on the debit side of an account is said to be debited to the account। यानी कोई भी आइटम डेबिट हो रहा है अकाउंट में तो उसको कहेंगे कि ये डेबिटेड ही हो रहा है, और कोई भी आइटम क्रेडिट हो रहा है अकाउंट में तो इट मींस इट इज बीइंग क्रेडिटेड। यानी यहां पे अगर डेबिट लिख रहे हो कोई भी चीज तो वो अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। और अगर आप यहां पे कोई क्रेडिट चीज लिख रहे हो तो कैश अकाउंट क्या हो रहा होगा? क्रेडिटेड। तो ध्यान रखना है कि आइटम अगर आपका डेबिट में आ रहा है तो आपका पर्टिकुलर हेड डेबिट हो रहा है, और आपका आइटम क्रेडिट में आ रहा है तो पर्टिकुलर हेड क्रेडिटेड कहा जाएगा। तो ये थी पूरी थ्योरी आपकी किस चीज की? डेबिट और क्रेडिट की, जो आपसे पूछी जा सकती है कि आप डेबिट के बारे में क्या जानते हैं, क्रेडिट के बारे में क्या जानते हैं। तो आप सिंपल सा कहेंगे डेबिट जो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है अकाउंट के उसको डेबिट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे आता है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। डेबिट DR से प्रेजेंट होता है और क्रेडिट CR से। बस सिंपल सी बात है कि जब भी पर्टिकुलर हेड में कोई भी चीज लिखेंगे हम, ट्रांजेक्टेड जो भी एंट्री होगी अगर डेबिट में लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर हेड डेबिट कहा जाएगा, और अगर हम क्रेडिट में लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर हेड क्रेडिटेड कहा जाएगा। तो ये था डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग। अब सेकंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको सेपरेटली नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपकी इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाए थे। लेकिन यहां पे मैं टैग करके दिखाऊंगा आपको कि किस चीज के साथ ये रूल्स टैग किए जाते हैं, यानी अटैच किए जाते हैं। तो उसके लिए मैं आगे बढ़ के समझना पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, तो आइए रीड करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स दो तरीके से बनते हैं। टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है ट्रेडिशनल अप्रोच की। इस ट्रेडिशनल अप्रोच को हम एक और नाम देते हैं, वो होता है इंग्लिश अप्रोच। अब इस ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद में जो दूसरा नाम आता है वो है बी मॉडर्न अप्रोच, और एक एक करके हम इनके बारे में बात भी करेंगे। इस मॉडर्न अप्रोच को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के साथ साथ में इसको हम कहते हैं अमेरिकन अप्रोच। तो ये दो तरीके के अप्रोचेस हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में। तो इस अप्रोच के बारे में तो हम इस क्लास में बात करेंगे, और इस मॉडर्न अप्रोच के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच की शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आपके तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं, मेनली दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका होता है पर्सनल अकाउंट्स, और दूसरा जो होता है पर्सनल के अलावा वो होता है रियल अकाउंट्स, एंड लास्ट होता है आपका नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये तीन तरीके के आपके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसके बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है।
पर्सनल अकाउंट के अंदर सबसे पहला नाम आता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। जबकि दूसरा नाम जो आता है वो होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। एंड नंबर लास्ट जो आता है नंबर थर्ड, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो ये मेन क्लासिफिकेशन होती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच की। एक एक करके हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये होते क्या क्या है, और मॉडर्न अप्रोच को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के पहले अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स में। ये पर्सनल अकाउंट्स होता क्या है? इसमें पर्सनल से के वर्ड में हमें पर्सन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? पर्सन। यानी इट मींस पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स कहलाए जाते हैं, जिसमें तीन क्लासिफिकेशन है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे पहले हम नेचुरल की बात करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या है, लिखा हुआ है द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, full stop. Therefore, there will include accounts in individual name. For example, Ram's account, Asha account, etc. यानी इसका कहने का मतलब ये है क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी जो भी नाम पे जो अकाउंट बनाए जा रहे हैं जो केवल भगवान की देन है, ऐसे नाम पे अकाउंट सारे के सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कहलाए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये कि मैं, आपका नाम और मेरा नाम किसने दिया? भगवान ने दिया। यानी हम लोगों की जन्म पत्री दिखवाई, तब जाके कुछ अक्षर निकल के आया, तब जाके हमारा नाम बना। तो उससे रिलेट कर दिया इस चीज को कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, यानी जो भी नाम पे अकाउंट होगा, जो इंसान के नाम होते हैं, जैसे इसमें नाम दे रखा था राम, आशा, आशीष, मयंक, सुजल, या अदर कोई भी नाम होता है, या किसी गर्ल्स का ले लीजिए अनामिका, भारती, अंशिका, या कोई भी नाम हो, उन्नति, तो ये सब अकाउंट पे XYZ जो भी नाम है, उन अकाउंट का नाम आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कहा जाता है। तो अगर आपके सामने कोई भी नाम लिखा हो, सपोज डेटर का नाम लिखा है महेश, तो आप खुद ही पहचान जाओगे महेश डेटर है, और महेश कौन सा है? ये है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। दूसरा नाम है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनाए हुए नाम है। रीड करते हैं थ्योरी। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में लिखा है दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन्स इन बिजनेस डीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, the account of a limited company, the account of a club or a cooperative society। यानी इसमें अब क्या कहना चाह रहा है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो हमारे द्वारा बनाई गई हो। हमारे द्वारा क्या बनाई जाती है? कंपनी बनाई जाती है, हमारे द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, हमारे द्वारा क्लब बनाया जाता है, हमारे द्वारा फर्म बनाई जाती है। तो हम नाम नहीं लिख देते कि आशीष एंड सन्स, रमेश प्राइवेट लिमिटेड, रमेश लिमिटेड, तो ये नाम हम दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल। तो जो हमारे द्वारा बनाए गए नाम है उन सबको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स का नाम देते हैं। जैसे कोई भी कॉर्पोरेट बॉडीज मतलब कंपनी का नाम हो, कोई भी फर्म का नाम हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन RPM का नाम हो, तो ये बनाए हुए नाम है, तो इट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। आगे नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या हुआ करता है? जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो। पढ़ लेते हैं थ्योरी में। These are accounts which represent a certain person or a group of person। यानी जो भी अकाउंट्स या तो किसी एक पर्टिकुलर बंदे को बता रहा हो, दिखा रहा हो, दर्शा रहा हो, या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल में प्रीपेड रेंट, एक्रूड कमीशन अकाउंट, या फिर अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट। यानी सिंपल सी भाषा में बात बताऊंगा कि अगर किसी भी नाम के आगे आउटस्टैंडिंग लिखा हो, प्रीपेड लिखा हो, एक्रूड लिखा हो, ऐसे सभी चीज है आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहलाई जाती हैं। क्लियर?
मैंने क्या बताया, आउटस्टैंडिंग लिखा हो, प्रीपेड या एडवांस लिखा हो या फिर एक्रूड लिखा हो, वैसी सारी चीजें, सारे अकाउंट्स आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहलाए जाते हैं। और अच्छे से हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, अभी फिलहाल इतनी चीज समझ लीजिए। तो अब ये पर्सनल अकाउंट स्टूडेंट आपके सामने है। आपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखे थे आपकी इंट्रोडक्शन क्लास में, मैंने आपको तब सिखाए थे। तो वहां पे मैंने एक रूल लिखाया था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इट मींस ये पर्सनल अकाउंट से ही बिलोंग करता है। कौन रिसीवर? कोई इंसानी तो रिसीवर होगा, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई भी हो, वहां पे रिसीवर को डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट करेंगे। तो ये एक रूल यहां पर्सनल अकाउंट से अटैच हो जाता है। तो आपसे भी पूछा जाए कि ये जो रूल है वो किस अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन से रिलेट करता है, तो आप कहेंगे पर्सनल अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन से रिलेट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप कि रियल अकाउंट्स क्या होते हैं। रियल अकाउंट्स पढ़िए आपके सामने स्क्रीन पे। रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स which relate to tangible or intangible assets of the firm excluding debtors। क्योंकि डेटर्स का नाम तो आपके पर्सनल में आता है, तो यहां तो डेटर्स एक्सक्लूड हो जाते हैं। उसको छोड़ के जितने भी टेंजिबल और इंटेंजिबल अकाउंट्स है वो सब रियल अकाउंट में आ जाया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में टेंजिबल एसेट्स के अंदर लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और कैश इन हैंड, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसी सभी एसेट्स को जो आपकी पैसा जिसमें लगाया करते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट्स का नाम देते हैं। तो जो भी एसेट्स हो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, कैश इन हैंड, जो भी एसेट साइड में लिखी रहती है एक्सक्लूडिंग डेटर, वो सारी की सारी रियल अकाउंट में आती है। ओके। और साथ में लिखा हुआ है इंटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, यानी जिसको हम टच ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते, ऐसी सब एसेट्स को हम इंटेंजिबल का नाम देते हैं। तो चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो चाहे वो टेंजिबल हो, वो सभी की सभी रियल अकाउंट्स के अंदर आया करती है। बस आपको पहचानना है कि भाई ये एसेट है तो इसका मतलब ये रियल अकाउंट में आती है। अब रियल अकाउंट किस रूल के साथ आपका अटैच्ड है वो देख लेते हैं। इस रूल में आता है डेबिट what comes in, credit what goes out। यानी जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। ये आपको अब याद आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन क्लास में हमने सर सीखा था इसको। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आते हैं लास्ट नॉमिनल अकाउंट्स पे। व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट्स? तो थ्योरी रीड कीजिए। Accounts which relate to expenses, losses, gain, revenue are called nominal accounts. These are salary account, purchase account, interest paid account, sales account and commission received account। यानी nominal account इन सभी अकाउंट्स को छोड़ के, जो आपने पर्सनल में पढ़ा, जो आपने रियल में पढ़ा, उन सबको छोड़ के जो भी बचता है, जितने भी खर्चे और जितने भी इनकम होती है, वो सब अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट कहलाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल, सैलरी खर्चा होता है, परचेज पे खर्चा होता है, सेल्स पे इनकम आती है, कोई भी कमीशन रिसीव्ड हो तो इनकम आती है, तो इट मींस ये सभी अकाउंट्स आपके नॉमिनल अकाउंट्स कहलाए जाते हैं। अब सर इसमें रूल कौन सा अटैच्ड हो जाता है वो देख लेते हैं। इसमें जो रूल अटैच्ड हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जबकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी जितने भी खर्चे और नुकसान है वो सब डेबिट हो जाते हैं और जितनी भी इनकम और फायदे हैं वो सब क्या हो जाते हैं, क्रेडिट। तो ये तीनों रूल इस तरीके से, 3 गोल्डन रूल्स थे ये, इस तरीके से हम अकाउंट्स में क्लासिफाई कर दिया करते हैं। तो ये आप जरा नोट कर लीजिए। उसके बाद में मैं आपके सामने अकाउंट्स लिखूंगा और आपको बस रिकॉग्नाइज करना है कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। जल्दी से नोट कर लीजिए।
आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, एक एक करके मैं अकाउंट लिखता जाऊंगा, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा अकाउंट है। उसका आंसर मैं हाथ की आती आपको बताऊंगा और उसकी प्रैक्टिस आप अपनी बुक से और अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला मैं लिख रहा हूं नंबर 1, कैश अकाउंट। अब आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन से हेड में आता है। क्या ये असेट्स है, क्या ये लायबिलिटीज है, क्या ये एक्सपेंस है, या फिर ये इनकम है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कैश अकाउंट क्या होता है आपका, असेट। तो असेट का मतलब क्या, कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये रियल अकाउंट हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से कोई भी अकाउंट का हेड, जो भी हेड होगा उसको पहचानना है। हेड कौन से में से, असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस या इनकम, और उसके बाद उसका अकाउंट लिख देना है। नंबर सेकंड आता है बैंक अकाउंट। अब ये बैंक हालांकि होता तो स्टूडेंट एसेट्स है, बट ये होती है आपकी पर्सनल नेचर की। कौन से नेचर की होती है, पर्सनल, क्योंकि आप अपने नाम पे ये अकाउंट खुलवाते हो। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका नाम, मेरा नाम, जो भी है वो सब किस में आते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। तो इट मींस ये कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाता है आपका, पर्सनल अकाउंट, मतलब आपका हो जाता है, तो ये पर्सनल नेचर का है। नंबर 3, बैंक के साथ मैं लिखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो बैंक अकाउंट, अगर बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, आपके फर्म के बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस पहुंच जाता है, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाया जाता है। जब बैंक आपके नाम से अकाउंट है तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपके नाम से ही अकाउंट माना जाएगा। बट ये फर्म के अकाउंट से होता है, आपके हमारे नाम से, इंडिविजुअल नेम से नहीं होता। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा ही फर्म के अकाउंट पे खोला जाता है। तो फर्म का अकाउंट भी किसमें आएगा, आर्टिफिशियल में। और आर्टिफिशियल अकाउंट भी कौन सा होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आप समझ गए होंगे, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट 4th, इसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब तो आपको मैंने बताया कौन से अकाउंट में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे आपके, पर्सनल अकाउंट्स। नेक्स्ट 5th, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद में है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, जब भी आप सेल करते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ इनकम आती है। और मैंने आपको बताया कि एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। तो एसेट्स, लायबिलिटीज तो किस में आती है, रियल अकाउंट में, और एक्सपेंस, इनकम किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो आपके लिए ये बन जाती है इनकम, इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। क्या बन जाती है ये, इनकम। नंबर 6, सेल्स अकाउंट के बाद में अगला जो नाम है वो है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी चाहे कोई भी हो, चाहे वो लीज होल्ड हो, चाहे वो आप खुद की हो, तो वो आपकी ही मानी जाती है। इट मींस ये हमारी टेंजिबल असेट्स मानी जाती है, असेट। और असेट आपका कौन सा नेचर होता है, रियल अकाउंट हुआ। नंबर 7th में अगला नाम जो आ रहा है वो है ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स के साथ में ही मैं लूंगा कैपिटल को। ये दोनों ही आपकी पर्सनल अकाउंट होती है। बताता हूं क्यों। क्योंकि कैपिटल भी आप ही इंट्रोड्यूस करते हो, कमेंस जब व्यापार करते हो तो आप ही तो इंट्रोड्यूस करते हो, और ड्राइंग्स भी आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकालते हो। तो चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो ड्राइंग्स हो, दोनों ही पर्सनल अकाउंट में लाई करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट है आपका 9th और 10th और ले लेते हैं, गुडविल। गुडविल आपको बता ही दिया मैंने कौन सी एसेट्स होती है, इंटेंजिबल। तो एसेट कॉलम में आती है, और एसेट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट। और अगला है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड हो चाहे वो रिसीव्ड हो, दोनों ही आपकी इनकम और एक्सपेंस बनती हैं, इसीलिए ये आते हैं नॉमिनल हेड पे। तो इस तरीके से मैंने आपको 10 नाम दिए,
जिसके थ्रू आप पहचान सको कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल। चाहो तो एक बार नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे, क्योंकि हमारा कुछ टॉपिक रह जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया टी फॉर्म अकाउंट, टी शेप अकाउंट के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा रह जाता है मॉडर्न अप्रोच, यानी दूसरी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो इनको हम विद क्वेश्चन एक एक बार सॉल्व करके देखेंगे, समझेंगे चीज को, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में एक बार रिवीजन मार लेते हैं, क्या क्या चीज पढ़ी आपने। सबसे पहले पढ़ा है मीनिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके कौन से फॉलोइंग पॉइंट्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं। वो रूल्स मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के साथ अटैच करके बताए कि कौन सा पर्सनल नेचर का होता है, कौन सा रियल नेचर का होता है, कौन सा नॉमिनल। तो एक बार रिवाइज बता देता हूं मैं करके। पर्सनल जो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल जो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और लास्ट में रहता है नॉमिनल, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और इसके बारे में हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें कुछ फॉलोइंग नाम मैंने अकाउंट के दिए और आपने पहचाने। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसको और अच्छे से तरीके से अपने रिवाइज कीजिए ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। अपनी टीएस ग्रेवाल बुक को रेफर कीजिए, उसमें कई क्वेश्चंस इसके इलस्ट्रेशन में दे रखे हैं। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट्स आते हैं, अगर चीजें समझ नहीं आती, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।